व्हाई दिस बुक? क्योंकि बीइंग अ लॉयर, अपना एक लॉयर्स का ना अपना एक काम है, और आई नो यू हाउ मच बिजी यू आर, तो उस बिजी शेड्यूल के बीच में राइटिंग डिफॉल्टर्स पैराडाइज, ये कहाँ से आइडिया है? व्हाई यू हैव रिटन दिस बुक? कि एज अ लॉयर एज इट इज़ वी आर ऑलवेज हम लोग हार्ड प्रेस फॉर टाइम रहते हैं। हमारे कोर्ट का स्केड्यूल ऑब्वियसली ऊपर नीचे चलते रहता है, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन रहती है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम शॉर्ट। लेकिन मेरी एक शुरू से ही मन में एक मंशा ऐसी रही है, और मेरे कुछ आइडल्स भी ऐसे हैं लीगल इंडस्ट्री में, या जो उसका बोल लीजिए लीगल फ्रेटर्निटी में, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं पास्ट में। इस बुक को लिखने का पर्पस ये था या उद्देश्य, किसी भी एक लीगल सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करके नॉन लीगल फ्रेटर्निटी, हो सकता है लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी हों, कॉमन मैन जिसको आप बोल सकते हैं, आप ऐसे कोई भी स्टेक होल्डर जो अफेक्टेड पार्टी है, उसको आइडिया होनी चाहिए। नॉलेज, अवेयरनेस, स्प्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ लीगल सब्जेक्ट्स, इट्स गुड फॉर पीपल, आई वुड से सिटीजन्स एट लार्ज, एंड पीपल हु आर, फॉर एग्जाम्पल इस बुक का जो ये है, कमर्शियल सेक्टर के जो भी लोग हैं, जो लोग भी कुछ भी व्यवसाय, कोई काम या कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वन वे और दी अदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, they should know what a basic law is which is having an impact on their lives. So that is the reason we went for something where हम stereotype को break करें, हम टेक्निकल सब्जेक्ट को एक डिटेल्ड कमेंट्री की तरह नहीं समझा के उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाएं, ताकि एक कॉमन पर्सन उसे समझ सके। हाउ योर बुक और एनी अदर बुक व्हाट यू सजेस्ट कि कैसे कॉमन मैन शुड गो इनटू दिस, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ लीगलिटीज कैसे समझ सकता है? देखिए, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, और मैं तो एनकरेज करता हूँ कि जो भी स्पेशलिस्ट हैं जो एरिया के, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एक एरिया है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट्स का काफ़ी कुछ काम होता है, तो अब वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। अब कॉमन मैन या जो एक नॉर्मल इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, वो उससे इम्पैक्टेड है कैसे ना कैसे तरीके से, अननोइंगली या नोइंगली, शायद वो कुछ ऐसा काम कर ले जो कल किसी और के हिसाब से उनकी कॉपीराइट या उनके ट्रेडमार्क पे इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, या कोई उन पे एक लीगल नोटिस भेज दे कि नहीं सर, आपका लोगो हमारे लोगो से सिमिलर सा मैच करता है, हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, केस को कोर्ट में लेके जा रहे हैं। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है। तो अब इसके ऊपर एक देखिए, डेफिनेटली फर्स्ट रिएक्शन यही होगा कि आप चेक करेंगे एंड देन यू विल गो टू अ प्रोफेशनल। लेकिन अगर आपका रेगुलर कुछ इस तरीके का काम है जहां आपको इस इश्यूज़ के, इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं या ऐसे रिस्क आप रन करते हैं, तो आई थिंक देर आर सम बुक्स एंड देर इज़ अ नीड ऑफ लॉट मेनी बुक्स इन दिस, इफ आई में से एक नया जॉनर जिसको हम एक सेक्शन क्रिएट होना चाहिए कि सिंपल रीडिंग नॉन फिक्शन लीगल बुक। द नॉन फिक्शन में लॉ, उसकी डेफिनेटली ज़रूरत है। जैसे आपने क्रिमिनल लॉ की बात की, अब क्रिमिनल लॉ में ही हमारा पुराना जो इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब चल रहा था, एविडेंस एक्ट। अब 3 नए कानून आए हैं पिछले साल सरकार ने पास किए, जहाँ नया हमारा क्रिमिनल सिस्टम, पीनल कोड, हर चीज़ का एक रिवैम्प्ड वर्जन आया है। डेफिनेटली बुक्स आएंगी जो इन 3 लॉज पे फोकस करेंगी, लॉज के लिए कमेंट्री आएंगी लॉयर्स के लिए। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति को समझना है कि हाँ, एफआईआर के बाद का क्या प्रोसेस है या उसके पहले का क्या प्रोसेस है, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, हालांकि मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये था, आई थिंक उसके ऊपर अगर कुछ ऐसी ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल होगी, वो लोगों को बहुत काम आएगी। हाउ डिफरेंट, जैसे हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ हो गया और आपका कॉर्पोरेट लॉ हो गया, हाउ डिफरेंट दीज बोथ आर एज इन लीगल टर्म्स, व्हाट द डिफरेंस इज? तो मैं इसको थोड़ा सा एक और वाइडन कर देता हूँ। क्रिमिनल लॉ तो देखिए एक इट इज़ मोर विद रिस्पेक्ट टू, जिसको हम कहते हैं कि अब जो क्रिमिनल लॉ का जो डेफिनेशन होने लग गया है, वो पहले तो होता था कन्वेंशनल, वही आपके जो एकदम हार्ड कोर क्राइम्स, मर्डर, ये वो उस टाइप की चीज़ें। फिर देर आर ऑल्सो पेटी ऑफेंसेस, उसको वो भी क्रिमिनल लॉ के अंडर में आता है। अब क्रिमिनल लॉ में काफ़ी और चीज़ें भी आने लग गई हैं, जैसे कि कुछ फोर्जरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कोई ऐसा कोई वायलेशन हो जाए जो अगेन दैट विल लीड टू थेफ्ट ऑफ सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो क्रिमिनल लॉ भी अब एक्सपैंड कर रहा है। एक हो गया एक तरह से प्योर कन्वेंशनल क्रिमिनल लॉ जो समय से चले आ रहा है 70-80-100 साल से, और एक न्यू एज क्रिमिनल लॉ पिछले 15-20 साल की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको वो कवर करता है कि हाँ, कहाँ कोई चीज़ गलत है। और क्रिमिनल का अल्टीमेट मतलब ये है कि वहाँ चांसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा होते हैं अगर आपने कुछ गलती की है। फिर होता है आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ में आप ज़्यादातर बात करते हैं इनहेरिटेंस, सक्सेशन, फैमिली, प्रॉपर्टी के इश्यूज़,
ये सब आते हैं आपको सिविल लॉ के डिस्प्यूट्स, ये भी हमारे चलते आ रहे हैं। मैं अगर इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो भी हमारे 75-80 साल से चलते आ रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ वाला जो सेक्टर है उसमें भी अगर आप देखें तो एक तो हो गया जो आपने बोला ना कि जो गलती करी या फिर जो जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी कॉर्पोरेट रिलेशनशिप का उल्लंघन किया गया, दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर एक दोनों के बीच में एक डिफ़ॉल्ट होता है या कहीं कुछ होता है, तो उसको आप लीगल सिस्टम में लेके जाते हैं और जो भी जुडिशरी डिसाइड करती है। कॉर्पोरेट लॉ में ये भी आता है आजकल, इनफैक्ट अब नहीं, पिछले 20 साल से है, जहां आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनीज के IPOs निकलते हैं, जिसे हम कैपिटल मार्केट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ भी खुद में बहुत वाइडेंट है। तो वो बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे मेडिकल में भी आपकी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन वैसे ही अब लॉ में भी हो गया। देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज। तो कॉर्पोरेट लॉ इन सिंपल वर्ड्स इज वेयर यू आर डीलिंग विद कंपनीज। कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी, हम सिर्फ इंडिया के टॉप 50 कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ विल बी एप्लीकेबल टू एनी कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपकी लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, उन पे इम्पैक्ट करता है। और उनके फिर रनिंग को, उनके इनकॉर्पोरेशन से लेके समझ लीजिए जन्म से लेके अगर वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन या खत्म होता है कंपनी, तो वो पूरा गवर्न करता है एक तरह से कॉर्पोरेट लॉ, एक न एक रूप में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो ये है कि जब आप किसी चीज़ में साइन करते हैं, चाहे आप आंख बंद करके कर रहे हैं, आपके पास नेगोशिएशन का पावर नहीं है, या जो भी सिनेरियो में आप किसी चीज़ को साइन कर रहे हैं, आप अपने आप को उससे बाइंड कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये सब फॉलो करूँगा, या फिर आपने जो लिखा है वो सारी चीज़ मुझसे अग्रीएबल है, आई एम अग्रीएबल विद देम। और आपकी तरफ से कोई गलती होगी तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, दैट इज यू द पर्सन हु इज साइनिंग। और सामने वाले के तरफ से कोई गलती हुई तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है कि उनका क्या ऑब्लिगेशन होगा, उनका क्या एक्सपोजर होगा, वो उनको बाइंड करेगी। तो ये हो जाता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, देखिए जहाँ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, आप बैंक में कोई एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, ये सब बात करें, तो साइंड फॉर्मेट्स होते हैं उनके, प्रिंटेड फॉर्मेट्स। तो बहुत आपके चांसेस बहुत ही कम है कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं वहाँ पर। वहाँ नेगोशिएशन आती है एक सर्टेन स्केल पे, जैसे बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली। यहाँ भी आप दो प्राइवेट पार्टीज अगर अग्रीमेंट में किसी भी रकम के कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ रही हैं, अग्रीमेंट साइन कर रही हैं किसी भी रूप में, भले ही आपके पास नेगोशिएटिंग पावर कम हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल आप किस चीज़ में क्या अपने आप को कमिट कर रहे हैं, कहाँ अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, ताकि कल खुदा ना खास्ते अगर आपको वो चीज़ डजेंट किक ऑफ वेल, इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बिजनेस वर्कआउट नहीं करता है, पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आप उसका फिर रेमेडी क्या है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप आर्बिट्रेशन करेंगे, आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, सामने वाला आपको साथ क्या करेगा, आपके ऊपर कितने लाखों या करोड़ों रुपए की लायबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब जैसा समय बदल रहा है, कि आप कुछ भी साइन करें प्लीज़ उसे पढ़िए, समझिए। नहीं समझ सकते हैं तो जो भी एक प्रोफेशनल हेल्प आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लीजिए और फिर उस पर साइन कीजिए, सो दैट आपको एटलीस्ट अवेयरनेस हो। तो जैसे आपने कहा नेगोशिएशन पावर कम है या नहीं है, लॉ क्या कहता है? कैन अ कॉमन मैन नेगोशिएट विद अ बैंक व्हाइल साइनिंग एन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट और ए होम लोन डॉक्यूमेंट, या नहीं कर सकता? इट्स लाइक नो, जो उन्होंने दिया है वही साइन करना कंपलसरी। लॉ एज सच इस चीज़ पर साइलेंट है, लेकिन लॉ ये भी तो नहीं कहता है कि आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इट इज़ योर ओन विल एंड विश। आप लोन लेते हैं, वो आपका खुद का विल एंड विश है। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जो आप गवर्नमेंट के साथ, जैसे अब आप आज बहुत जगह होता है आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, आई एग्री बाय डिफॉल्ट, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अगर यू आर डीलिंग विद द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या कि सम एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ आपको अग्री करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी ये भी चीज़ काफ़ी, जैसे आधार का जब केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा कि कहाँ पर कुछ चीज़ों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कुछ स्ट्राइक डाउन किया, काफ़ी चीज़ों को अपहेल्ड किया। तो कोर्ट ये रोल प्ले करता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट इस देश का, जहाँ उन्हें लगता है कि नहीं, ये लोगों के साथ अनरीजनेबल या अनफेयर हो रहा है। और कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ दीज इशूज, एज सच लॉ इट बेसिकली इट्स अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग। तो आपको हाँ ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि ऐसे काफ़ी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ आप कुछ साइन कर रहे होते हैं, यू डोंट रियली हैव मच ऑफ अ चांस टू नेगोशिएट।
2014 में जब ये सरकार आई और इन्होंने चीज़ों को संभालना चालू किया, देखना चालू किया, चीज़ों में इन डेप्थ में गए, आरबीआई को थोड़ा बोला कि भैया आप स्ट्रिक्ट होइए, हो क्या रहा है। तब बहुत सारे उस समय ऐसे खुलासे हुए, उस समय ऐसे वाइट पेपर्स आए, स्टेटमेंट्स आए आरबीआई गवर्नर्स के, जहाँ ये देखा गया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस समय पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, नाउ वी विल हैव टू गो विद सम, नॉट जस्ट वन थिंग बट एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। उसमें से एक बड़ी चीज़ थी ये इंसॉल्वेंसी कोड, क्योंकि 10-1 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्यूमुलेट हो चुके थे। नीरव मोदी और माल्या जैसे इश्यूज आपके हो चुके थे, जो लोगों ने 20,000 करोड़ 19,000 करोड़ दोनों के बीच में, 12,000 करोड़ एक जगह और 9,000 करोड़ एक जगह, जहाँ पैसे को आउट ऑफ थिन एयर मनी वॉज क्रिएटेड और गलत बैंक अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के बेसिस पे लोन दिए गए, वो सब सारी चीज़ें सब जानते हैं लोग। अब इसको आप क्लियर अप कैसे करेंगे इसमें? इसको या तो आप ये करें कि आप इसको बस हर बार ऐसे ही करते रहें, विंडो ड्रेसिंग करते रहें। तब 2014-15 में सरकार ने 2-3 बड़े डिसीजंस लिए। एक ये था कि ठीक है, जितने भी लोन्स एक्चुअली डिफॉल्टेड है हम उनको डिक्लेयर करेंगे कि ये डिफॉल्ट है, जिसको बोलते हैं ना आप स्वॉलो करें पॉइजन पिल को, लेकिन अब करना पड़ेगा, वो उपाय नहीं है। तो एक तो 15, 16, 17 के बाद से जो एक्चुअल सिचुएशन थी उनको एक्सपोज करना चालू स्टार्टेड हैपनिंग। 2018-19 में हमारा ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक का 15-16% था और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 11-12% था। तो आप ये सोचिए, बैंक का 100 रुपया दिया हुआ है और उसको अगर उसमें से 86 से 87 रुपीज़ वापस आने वाले ही नहीं है, तो वो जो 13 रुपये का लॉस है वो बैंक किससे मेकअप करेगी? मेरे आपके जैसे लोगों से करेगी। हमारे जो एफडी से उनके इंटरेस्ट गिरा के, और जो हमको जो पैसा वो लेंड करती है होम लोन और कार लोन में, जहां आपसे 100 पेपर साइन करवाती है, मेरे से भी 100 पेपर साइन करवाती है, हम लोग के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के। तो इंडिया हैड मूव टुवर्ड्स इन 2014 इनटू अ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक्सट्रीम लो पर थे। 6 महीने का हमारे पास इंपोर्ट का पैसा था, जो कि हमारे पास 2004 में अगेन व्हेन द वाजपेयी एरा वाज ओवर, हमारे पास 17 महीना के इंपोर्ट का हमारे पास फंड्स थे, फॉरेक्स रिजर्व्स थे। इकोनॉमी हर एंगल से ड्विंडल कर रही थी। And this is when we had a prime minister who was an economist. This is when we had a prime minister who was an economist, but unfortunately we all know that a lot of things which even I don't think he could control it, and मैं उस पर ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर सकूंगा, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जिस इंसान ने इंडिया को वो एलपीजी रिफॉर्म्स लाके दिया, उन्हीं के सरकार के समय 2004 से 2014 के समय ये इतनी सारी चीज़ 2015-16 में फिर ये लॉ लाया गया, 16 में स्पेसिफिकली, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। हमारा बहुत मोटा पैसा अब अटक गया है, 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। या तो हम ये जिसको बोलते हैं, अब ये सफ़ेद हाथी बोल लीजिए आप इसको आप बोल लीजिए डिस्ट्रेस्ड कंपनीज, सिक कंपनीज, या तो आप इनको लेके साथ में टान के चलते जाएं, या फिर इसका कुछ ना कुछ आप एक ऑपरेशन करके सोल्यूशन करें। सोल्यूशन क्या है? या तो इन कंपनीज को इनके जो भी एसेट्स हैं, जो भी बचा कुचा जो भी है, उसको पुट दैट टुगेदर, एक रेजोल्यूशन बनाया जाए, रिवाइवल किया जाए, और या तो अगर वो प्रमोटर कोई फुल डिफॉल्टर नहीं है, वही प्रमोटर, या फिर वो प्रमोटर कोई उसके समय पर जेन्युइन मतलब एनपीए नहीं हुआ है, या वो बहुत ही कम परसेंटेज थे, मोस्टली दे वर गेटिंग डिस्क्वालीफाइड, अ थर्ड पार्टी कैन कम एंड बाय द कंपनी। फिर जब ये सिस्टम रोल आउट होना चालू हुआ 2017, 18, 19, 20, पहले 4-5 साल इस लॉ ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। ये लॉ ने खुद ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी चैलेंज हुई, हर स्टेप पर अड़चन आए, इम्प्लीमेंटेशन के, इंटरप्रिटेशन के। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप एक चीज़ बोल रहे हो, लॉ ही कानून ही नया है, अब जो जुडिशरी में जो बैठे हैं अब उनको डिसाइड करना है। सो उनका ये था कि नहीं, ये पहले जो हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करते हैं, और काफ़ी हुआ भी। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। एक लिक्विडेशन वैल्यू सपोज 25 रुपये आ रही है और कंपनी आप 28-30 रुपये में दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आज कंपनी को देनदारी है 100 रुपये की, आप उसको करोड़ों में देख लें, 100 मतलब आप उसको 1000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 100 रुपये की देनदारी है किस किस को? बैंकर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वेंडर्स को, वर्कमैन, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका सारा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये वो दुनिया भर के। तो जहाँ 100 रुपये का क्लेम है वहाँ कंपनी की वैल्यू निकल रही है मुश्किल से लिक्विडेशन वैल्यू निकल रही है समवेयर अराउंड 18 to 19%, और रेजोल्यूशन का जो अमाउंट जितने में एक्वायर करती है कंपनी वो होता है करीबन
आज की डेट का जो रिकवरी, जो लेटेस्ट डेटा है 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से 32 से 33% की रिकवरीज है। हर 100 रुपये पे 30 to 33% की रिकवरीज है बाई एंड लार्ज, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। बाकी लोग के लिए कम है, वो उस सिस्टम में कुछ वैसा उस तरीके से बनाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन 20 रुपये या 18 रुपये है, उसके अगेंस्ट 100 रुपये का क्लेम कैसे आ गया? ऐसे 27,000 केस फाइल हुए हैं इस कानून के अंदर, जिन्होंने फाइल लोगों ने किया, और कंपनी इंसॉल्वेंसी में एडमिट होने के पहले ही, इंसॉल्वेंसी मतलब वो प्रोसेस में एडमिट होने के पहले ही, जब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 8 महीना, 10 महीना, उतने समय में ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़, 9,70,000 करोड़ लोगों ने सेटल कर दिया क्रेडिटर्स को, जो अनबिलीवेबल है। तो 10 लाख करोड़ रुपए आपका आ गया 27,000 केस में, जो आज तक इंडिया के किसी कानून में नहीं आया है। इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, पैसा होता है, नियत नहीं होती है। अगर एक टफ कानून हो जिससे लोगों को डर लगे कि नहीं अब ये करूँगा तो ये मुझे गलत बैकफायर करेगा, लोग पैसा दे रहे हैं और पैसा निकल रहा है सिस्टम में वापस। आप अब इमेजिन कीजिए 3 लाख करोड़ वहाँ रेजोल्यूशन में, 3-3.25 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़ यहाँ, प्लस और भी वॉलंटरी लिक्विडेशन में 50,000 70,000 करोड़ आए। 14 लाख करोड़ रुपए 5 से 6 साल में सिस्टम में जब वापस आता है। जब मैं सिस्टम में वापस आने की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ये जो प्री इंसॉल्वेंसी सेटलमेंट्स है, ये तो कई बार वेंडर्स को भी आए हैं। तो अगर आप ये सब देखें तो इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि इंडस्ट्री वापस रिवाइव हो रही है, खड़ी हो रही है। I was having a question also on this. How demonetization impacted this IBC, or whether it impacted or not? देखिए, डायरेक्टली तो डीमोनेटाइजेशन और इंसॉल्वेंसी को आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के पहले ये तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ही क्लियर कट जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी खुल के चल रहा था, एंड इट वाज वेरी इजी, कन्वीनियंटली हो रहा था। तो जो बैंक लोन्स लिए जाते थे, उसके पीछे जो करप्शन इन्वॉल्व था, या जो हैंड एंड ग्लव लोग होते थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही एविडेंट है, होता था। तो डीमोनेटाइजेशन से भी ये इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ कि ओवरनाइट जब आपका वो पैसा सिस्टम से निकल गया, या ब्लैक मनी पे एक रोक हो गई, या आपका सडनली एक कैश क्रंच हुआ, कुछ कंपनीज का डीमोनेटाइजेशन के चलते जेन्युइनली भी वो हिट हुई होंगी और वो इंसॉल्वेंसी में शायद रन हुई होंगी। डीमोनेटाइजेशन, IBC, GST, आधार, जनधन स्कीम्स, अगर आप इन सारों चीज़ों, UPI जो पूरा जो अभी जो चल रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों को वैसे आप जब अलग अलग देखें तो शायद लगेगा हाँ अपनी अपनी जगह सबने अपना काम किया है, टेक्नोलॉजी, 5G 4G टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, अगर आप एक फ्रेमवर्क में लेके आते हैं, आप रियलाइज़ करेंगे सब कैसे एक दूसरे को इनेबल कर रहे हैं इंडिया को आज प्रोपेल करने के लिए to where it rightly deserves. One thing is clear by understanding what you are explaining, that मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के स्टेप्स लिए। I think they have done a perfect thing to bring this economy up. They have done a pretty decent job, मतलब काफ़ी उन्होंने मेहनत की, काफ़ी सोच, उनका एक विजन है, वो विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पास स्टॉक, आप एक ट्रेडर हैं, आपके पास स्टॉक है एक्चुअली 50 करोड़ का, ठीक है, आपने वो स्टॉक मुझे बेचा, मैंने आपको पक्के में पैसा दे दिया, लेकिन आपने एक्चुअली वो स्टॉक मुझे हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। आई पेड यू द मनी एंड यू पेड मी द अमाउंट इन कैश, कुछ अब परसेंटेज एक A to B, B to C, C to D, उससे क्या हो रहा है, हम सबका टर्नओवर बढ़ रहा है, हम 5 लोग हैं, हम एक दूसरे को बेच रहे हैं, आपने मुझे बेचा, मैंने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, घूम पे आपके पास आया, टर्नओवर सबका बढ़ा, सबके बुक्स में एक राउंड बिजनेस बढ़ा। उससे क्या हो रहा है, हमारा टर्नओवर बढ़ने से हम जाके बैंक को बोले देखिए हमारी इतनी टर्नओवर है, हमको आप लोन दीजिए, और या फिर हमारा इतना स्टॉक है, हमको लोन दीजिए। बैंक्स भी आपका टर्नओवर देख रहे हैं, बोला हाँ ठीक है ये तो टर्नओवर कर रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मैग्नीट्यूड में। तो ये सब चीज़ें GST आने से नाउ अब ई-वे बिल के बिना, कंप्यूटराइज बिल के बिना आपका ट्रांसफ़र ऑफ आपका जो मटीरियल है वो प्लेस A से प्लेस B जा नहीं सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जब आप एक साथ देखेंगे, जो राइटली सेड, इन्होंने बहुत एक सोची समझी तरीके से चीज़ें की हैं। रियल एस्टेट सेक्टर है, देखिए जब ये कानून आया, सबसे पहले तो होम बायर्स का कोई से ही नहीं था इसमें, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया आपका भी से होगा, आपको भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सीट मिलेगी, आपका भी जो ड्यू है उस हिसाब से यू विल हैव अ रोल इन दी
प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ मैं एक और कानून की तरफ ध्यान लाना चाहूँगा, विच इज़ रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो रेरा में भी करीबन 1.25 लाख प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं एज एन लेट 2023। उसके पहले तो बिल्कुल ही मतलब इफ आई मे यूज द वर्ड मनमानी थी, जो आप चाहे कर रहे हैं। मतलब अगर इफ यू आर अ बिल्डर यू आर डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड द होम बायर इज एट योर मर्सी। ना उसके पास ये क्लैरिटी है कि कब प्रोजेक्ट आएगा, ना कंप्लीट होगा, ना उसके पास ये क्लैरिटी है कि कब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, कब कैसे सिस्टम आगे, हाउ विल अल्टीमेटली द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। ही वाज एट द मर्सी ऑफ द बिल्डर। रेरा आने के बाद एक तो ये हुआ कि इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लाए गए कि पैसा आ रहा है बिल्डर के पास, उसको एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं कर सकता है। 70% या 75% ही हैज टू कीप इट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली। तो उस टाइप की चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं रेरा आने के बाद से। लेकिन रेरा इज़ मोर लाइक अ रेगुलेटरी लॉ। रेरा में हमने कोई गेम चेंजिंग ऑर्डर्स नहीं देखे हैं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्डर होता है कि आप रिफंड कर दीजिए पूरा पैसा होम बायर को। तो रेरा भी रिलेटिवली अपनी जगह सक्सेसफुल रहा है। इंसॉल्वेंसी में क्लासिक केस वुड बी जेपी इंफ्रा, जहाँ 20,000 होम बायर्स हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि सपोज ये आईबीसी नहीं होता, आप कंज्यूमर कोर्ट में या मिला जुला के वही कंज्यूमर कोर्ट प्लस सिविल कोर्ट्स प्लस आई डोंट नो आप वैसा कुछ कर रहे होते, तो वेयर वुड दैट हैव बीन? आई कांट थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कि कंपनी का क्या होता। होम बायर्स का तो कोई सोल्यूशन होता नहीं। आज कम से कम ये तो मालूम है ये कंपनी सुरक्षा ARC ने उसको एक्वायर किया है, उसमें वो पैसे भी इन्फ्यूज़ करेंगे और लोगों को या तो पैसे मिलेंगे, उनके घर मिलेंगे। 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम दिया गया है। मैं ये बात भी मानूंगा, आपसे अग्री करूंगा कि हाँ देखिए इंडिया में हमारी ये थिंकिंग ना आपकी, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा कि रादर आई वुड से मैं इसको स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी पे नहीं डालूंगा कि बिल्डर्स ऐसा करते हैं या ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। माइंडसेट ही कुछ ऐसा रहा है शुरू से कि जहाँ लूप होल दिखे चलो उसको थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लो ताकि हमारा कुछ वी आर सिक्योर्ड वे में तो कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वो तो हमारी देखिए माइंडसेट की एक समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। और अब जो जनरेशन आ रही है बिजनेस में, अगर आप देखेंगे अब टेक ओवर कर रही है, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ देख लिया ना पिछले 8-10 साल में, 5-7 साल में चेंजेस, वो अब हैसल फ्री, टेंशन फ्री काम करना चाहते हैं। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले 5 से 10 साल में आप जो आज जो थोड़े मैं बोलूँगा ट्रबल्ड सेक्टर्स है, रियल एस्टेट या ऐसे कुछ सेक्टर, आई बिलीव कि यहाँ थोड़े प्रैक्टिसेस विल बिकम बेटर, दे विल बिकम मोर एथिकल। इस गवर्नमेंट की एक मुद्रा स्कीम करके है जहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को आइडियाज़ के बेसिस पे, उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑफ कोर्स उनको अपना पेपर वर्क जो भी सबमिट करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरीली कोलैटरल, नॉट नेसेसरीली अ वेरी बिग ट्रैक दिस थिंग, उनको लोन्स दिए जा रहे हैं। अमाउंट्स आर स्मॉल, 10 से 25 लाख, 25 से 50 लाख, 3-4 ऑप्शंस है। दैट्स अ स्टार्टअप थिंग, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक नेशनल स्टार्टअप्स का भी इनका जो एक इनोवेशन सेक्टर है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेल्स आ रहे हैं जहाँ पर सीड मनी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, जहाँ वो मेंटरशिप भी दे रहे हैं, सीड मनी भी दे रहे हैं, और दे आर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कि जहाँ स्टार्टअप्स अपने दम पे, अपने आइडिया के बेसिस पर चीज़ों को थोड़े आगे ले जा सकें और कर सके। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में गवर्नमेंट का एनेबलर का जो रोल है, एनेबलमेंट का रोल है, वो इम्पॉर्टेंट रहा है। एंड आई एम, एज आई सेड, मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द स्कीम, बट देयर आर इन फैक्ट अ होस्ट ऑफ सच स्कीम्स विच कम अंडर अ पर्टिकुलर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज और दोज मिनिस्ट्रीज वेयर देयर आर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स टू प्रमोट स्टार्टअप्स, डू बिजनेस एंड टेक इट फॉरवर्ड। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि जनरली आइडियाज के बेस पे बिजनेस स्टार्ट करना और सक्सेस करना है, दोनों में डिफरेंस है। कई बार हम बिजनेस आइडिया अच्छा हो, जैसे कि जनरली आइडियाज के बेस पे बिजनेस स्टार्ट करना और सक्सेस करना है, दोनों में डिफरेंस है। कई बार हम बिजनेस आइडिया अच्छा होता है पर सक्सेस नहीं होता। उस केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइडिया है, उस पर मैंने 25 लाख का लोन मिल गया मुझे मुद्रा से, एंड नाउ माई आइडिया इज नॉट अ सक्सेस। एक साल बाद मेरा बिजनेस डूब गया। So how bank will recover that 25 lakhs, or there is some rebate or something? हाँ, मुझे इतना मालूम है कि उसमें they don't insist for a collateral. अगर collateral के लिए insist नहीं करे तो आपको कम से कम ये तो मालूम है कि आपका घर नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, you will have to see what it is on a case to case basis. They will also evaluate कि अगर उसमें कुछ पर्सनल गारंटी साइन करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लेकिन compared to 15 years earlier, situation is definitely at an overall scale better. हाँ, आपका जो ये क्वेश्चन है कि अगर फेल हो गया,
देखिए अब आईबीसी को भी, मैं वापस आईबीसी पे इसलिए आता हूँ, आईबीसी इंसॉल्वेंसी कोड को लाया ही गया ये बोल के कि वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स। ईज ऑफ एग्जिट की बात होती है इसमें, ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक पार्ट है। देयर आर डेफिनेटली स्कीम्स, आई थिंक नाउ तो इवन लॉट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव स्पेसिफिक स्टार्टअप सेल्स, जहां हो सकता है फंडिंग बहुत लिमिटेड हो और स्पेसिफिक टर्म्स पे हो या लिमिटेड हो, बट फंडिंग इज अवेलेबल विदाउट द सेम रिगर विच वॉज देयर 15 years बैक। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अमाउंट कितना है आज के दिन, कितना है अभी? 13,000 करोड़। 13,000 करोड़, 2,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक्सपोजर नहीं आया है, एसबीआई ने अभी नहीं सबमिट किया। नाउ यू हैव सम अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल स्पॉन्सरिंग की है और किन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा आया है। द क्वेश्चन दैट विल हैव टू बी सीन नाउ, और अगर वहां कुछ गलत होगा तो उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा हमें, कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ए, बी या सी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे फंड्स मिले हैं और उसके वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक ही एलिगेशन आ रहा है कि ईडी, सीबीआई एनफोर्समेंट कुछ कंपनीज पे थी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। एक ये भी आ रहा है कि क्विट प्रोको किया गया, कि वहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उस टाइप के एलिगेशंस हैं। देखिए इन सब टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग, टू अर्ली टू कमेंट। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इसके पहले क्या था? डिड यू हैव अ सिस्टम वेयर इट इज़ अकाउंटेड फॉर कि कौन पैसे दे रहा है और किस पार्टी को कितना चंदा आ रहा है या पॉलिटिकल डोनेशन आ रही है? तो हम जहाँ थे वहाँ से तो कुछ बेटर करने की कोशिश की गई है। ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि किस पार्टी को किस से कितना आ रहा है, वो ओपन होना चाहिए कि नहीं। आई थिंक द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट इज टाइम एंड अगेन सेइंग कि वो अल्फा न्यूमेरिक डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए ताकि वो मैच हो सके कि किसको किससे आया है। चलिए मान के चलते हैं वो आता भी है, आ भी जाता है, तो उसमें गलतियां होंगी तो शायद आगे से कुछ बेटर फ्रेमवर्क लाया जाएगा। मैं बहुत अच्छा एक उसमें ये एंगल पूछे कि सर कमी किसकी है, जुडिशरी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंटेंट की, या आई थिंक यू द फोर्थ थिंग वाज या कोर्ट्स की या थिंग्स लाइक दैट। देखिए कहीं ना कहीं सब चीज़ों की ही कुछ ना कुछ शॉर्टेज है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। 2023 नवंबर में एक रिपोर्ट आई थी इंडियन जुडिशरी के ऊपर। फैक्ट है कि हमारे अभी आज भी हाई कोर्ट में 30% वैकेंसीज हैं। हमारे 1100 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसके अगेंस्ट अब 750 जजेस ही हैं। हमारे कोर्ट्स रूम, जितने कोर्ट रूम्स चाहिए वहाँ पर भी हमारे कुछ 25-30% कम है जितने कोर्ट रूम्स की ज़रूरत है। लोअर जुडिशरी में भी हमारे शॉर्टेज है। सपोर्ट स्टाफ 27% कम है जितना चाहिए। अब जब आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे केसेस सुनेंगे, जस्टिस डिलीवर करेंगे? तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बहुत सारे हैं जो जुडिशरी का अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। तो ये भी है कि काम बहुत हुआ है, मीडिएशन को लाया गया, एक नया सिस्टम को लाया गया, लॉट ऑफ केसेस आर बीइंग सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, चीज़ों में सुधार आ रहा है। द नॉर्मल वेटिंग टाइम इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट एक जगह इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 मंथ से 24 मंथ्स आया है, एक जगह 30 मंथ से 26 मंथ्स आया है। तो नॉर्मल वेटिंग टाइम इन कमर्शियल केसेस हैव कम डाउन। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ केसेस में आज भी समय लगता है, बहुत सारे एडजमेंट्स होते हैं। लेकिन अब जो लॉयर्स आ रहे हैं, दे आर समबडी हु आर लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली।